गुड मॉर्निंग बच्चों। ओके ओके। क्लासेस फॉर्म करने के लिए रिप्रोडक्शन और लाइफ स्टाइल जो पॉइंट है वो यूज में आता है। ठीक है, बोलते हैं डाउट वाले के लिए भी। अभी अच्छे से आ रही है ऑडियो? ऑडियो अच्छे से आ रहा है? ठीक है। अपना ऑडियो नहीं होगा कट बिल्कुल भी। थैलस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है कि मल्टी सेलर है। सेल स्ट्रक्चर के अंदर सेल की स्ट्रक्चर देखी जाती है कि प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। इसमें क्या समझो बताओ। थैलस का मतलब होता है बॉडी। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कहां तक हो गया था? फाइलोजेनी के बारे में बात हो गई थी। और अगर फाइलोजेनी के बारे में बात हो गई थी तो अब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेलियन सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे। आर एच विटेगर, उस आर एच विटेगर ने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तो 5 कैरेक्टर्स यूज में लिए थे। आप लोगों को 5 कैरेक्टर्स है उनको अच्छे से याद रखना है और आपको ये भी बता दिया है कि सीक्वेंस से याद रखना है। सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा? सेल स्ट्रक्चर। सेकंड, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ, रिप्रोडक्शन। फिफ्थ, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब देखिए, उन्होंने वैल्यून सिस्टम की हेल्प से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कैसे की है, क्या की है, वो समझते हैं। यहाँ पर आपको एक एरो नजर आएगा, वो एरो शो कर रहा है बच्चे डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन। क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन। डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन का मतलब क्या है? इसमें नीचे की तरफ तो रहेंगे प्रिमिटिव और ऊपर की तरफ रहेंगे एडवांस। यानी जब हम फाइलोजेनी फॉलो करते हुए जाएंगे तो कहां से जाएंगे बच्चे? बॉटम टू टॉप। अरे कहां से कहां जाएंगे? बॉटम टू टॉप। बॉटम पे तो रहेंगे प्रिमिटिव और टॉप पे रहेंगे एडवांस। अब देखिए, आपको एक एक करेक्टर अप्लाई करते जाना है और फिर क्लासिफिकेशन भी करते जाना है। सबसे पहला करेक्टर कौन सा था बताइए? क्या सेल स्ट्रक्चर था? तो फर्स्ट करेक्टर अप्लाई किया बच्चे, सेल स्ट्रक्चर। जब बच्चों सेल स्ट्रक्चर करेक्टर अप्लाई करते हैं तो सेल स्ट्रक्चर करेक्टर अप्लाई करके हम बोलेंगे कि ऑर्गेनिज्म टू टाइप के। एक तो कौन से? प्रोकैरियोट्स। और दूसरे कौन से हैं? यूकैरियोट्स। तो इन्होंने क्या किया बच्चे, सेल स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर से लाइन खींची और उसके नीचे तो लिखा प्रोकैरियोट्स और उसके ऊपर लिखा यूकैरियोट्स।
नीचे प्रोकैरियोट्स लिखने का मतलब क्या है? इस लाइन के नीचे जितने भी आएंगे वो क्या आएंगे? प्रोकैरियोट्स। इस लाइन के ऊपर जितने भी रहेंगे वो क्या रहेंगे? यूकैरियोट्स। आप सभी अच्छे से जानते हो प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का आर.एच. विटेकर ने एक यूनिक किंगडम बनाया था और उस किंगडम का नाम रखा था मोनेरा। तो क्या बच्चों मोनेरा इस लाइन से नीचे आएगा या ऊपर आएगा? नीचे। सेकंड करेक्टर जो अप्लाई किया गया था वो क्या था? क्या थैलस ऑर्गेनाइजेशन? तो ये लीजिए सेकंड करेक्टर अप्लाई कर दिया हमने, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम देखेंगे तो बच्चों ऑर्गेनिज्म को हम बोल सकते हैं कि यूनिसेलुलर होते हैं और दूसरे मल्टीसेलुलर। फिर उन्होंने बच्चों एक लाइन खींची, उस लाइन के ऊपर की तरफ तो लिख दिया मल्टीसेलुलर और नीचे की तरफ लिखा यूनिसेलुलर। यानी इस लाइन से जितने भी ऊपर आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? मल्टीसेलुलर। और इस लाइन से नीचे आएंगे जितने भी वो क्या रहेंगे? यूनिसेलुलर। अब जरा इधर देखो, इस लाइन से जितने भी नीचे वो क्या है? यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर। अब बच्चों इस लाइन के ऊपर जितने भी रहेंगे वो क्या रहेंगे? यूकैरियोट्स। क्या रहेंगे? यूकैरियोट्स। अब ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइन के बीच में क्या रहेगा? क्या यूनिसेलुलर यूकैरियोट? और यूनिसेलुलर यूकैरियोट का उन्होंने एक किंगडम बनाया था, उस किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा। कौन सा है बच्चे? प्रोटिस्टा। ठीक है जी। नेक्स्ट कैरेक्टर अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा था? क्या मॉड ऑफ न्यूट्रिशन? कौन सा था? मॉड ऑफ न्यूट्रिशन। जब मॉड ऑफ न्यूट्रिशन कैरेक्टर अप्लाई करते हैं तो बच्चों अपने सामने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म निकल के आते हैं। आज इवनिंग में आपकी बायोलॉजी की एक्स्ट्रा मेन क्लास रहेगी 3:22 4:50 PM। 3:22 4:50 PM। फिफ्थ फ्लोर रूम नंबर 3। फिफ्थ फ्लोर रूम नंबर 3। और बायोलॉजी की क्लास लेने वाला सामने खड़ा है। आगे मंडे 28 को आपको नितिन जयपुरिया सर केमिस्ट्री की क्लास के लिए रियल गेस्ट टॉपिक वाला मॉड्यूल लेकर आना है। लेक्चर शेड्यूल देखकर जाए। ठीक है? हाँ जी, इधर ध्यान दें। इन दोनों लाइन के बीच में क्या गए? यूनिसेलुलर क्लास चल रही इधर बायोलॉजी की, केमिस्ट्री वाले। यूनिसेलुलर यूकैरियोट और यूनिसेलुलर यूकैरियोट को एक बच्चों किंगडम में रखा था, उस किंगडम का नाम क्या है? प्रोटिस्टा। अब मॉड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे तो जो बच्चों अपना फूड क्या एक प्रोसेस से बना रहे थे, उस प्रोसेस का नाम क्या? फोटोसिंथेसिस था। ऑटोट्रॉफ्स बोल सकते हैं। और ये ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड कैसे बना रहे थे? किससे? फोटोसिंथेसिस से। जो बच्चों मल्टीसेलुलर यूकैरियोट थे और ऑटोट्रॉफ थे, उनका एक किंगडम बनाया था, उस किंगडम को नाम क्या दिया था? क्या प्लांटी नाम दिया था? अब बच्चे हेट्रोट्रॉफ्स हैं, उन हेट्रोट्रॉफ्स का हमने दो किंगडम बनाए थे। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट हेट्रोट्रॉफ्स के टू किंगडम बनाए थे, एक तो बनाया था फंजाई और दूसरा बनाया था एनिमेलिया। अगर हम फंजाई की बात करेंगे तो आउटसाइड द सेल पहले क्या करता है? डाइजेशन, देन क्या करता है? एब्जॉर्प्शन। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या एब्जॉर्प्टिव टाइप है? क्या ऑस्मोट्रोपिक बोल सकते हैं? तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव। क्या लिख रहा हूं बच्चे? एब्जॉर्प्टिव। उसके बाद में जो बच्चों एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखने वाले हेट्रोट्रॉफ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट थे, उनका हमने एक किंगडम बनाया था। उस किंगडम को नाम क्या? फंजाई दिया था। उसी को हमने क्या किंगडम? माइकोटा बोला था। अगर हम हेट्रोट्रॉफ्स की बात करें तो अनादर हेट्रोट्रॉफ्स ऐसे थे जो बच्चों अपना जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रख रहे थे उसके अंदर पहले तो वो इंजेक्शन कर रहे थे, देन क्या कर रहे थे? डाइजेशन। तो क्या वो इंजेक्शन टाइप का रख रहे थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन? अब देखो जो बच्चों एनिमल्स उन एनिमल्स के जैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं उनको बोला जाता है होलोजोइक। क्या बोला जाता है? होलोजोइक। तो हेट्रोट्रॉफ्स उन हेट्रोट्रॉफ्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो एनिमेलिया किंगडम के उनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोला जाएगा? होलोजोइक। यहां पर देखेंगे तो क्या करते हैं? फूड का पहले डाइजेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो क्या एब्जॉर्प्टिव है? इसी को क्या बोला जाता है? ऑस्मोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स उन प्लांट्स के जैसा अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाएगा होलोफाइटिक। क्या बोला जाएगा? होलोफाइटिक। ठीक है जी। तो यहां पर कौन सा किंगडम लिखा जाए? क्या किंगडम एनिमेलिया लिखा जाए? क्या लिखा जाए? किंगडम एनिमेलिया। बताइए क्या बच्चों सबसे प्रिमिटिव होता है मोनेरा होता है? मोनेरा के बाद में अगर एडवांस रहेगा तो कौन रहेगा? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के बाद में नहीं बोल सकते क्या
प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया तीनों इक्वल रहेंगे? बताओ क्या फाइलोजेनी फॉलो हो रही है अकॉर्डिंग टू आर एस विटेकर? आगे बात करें तो बच्चों नेक्स्ट हम अगला पॉइंट ले रहे हैं इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, यानी इन ऑर्गेनिज्म की, इन जो किंगडम है, इन किंगडम की इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या रहेगी? इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देखेंगे तो देखो जरा, प्लांटी, उस प्लांटी के मेंबर्स को देखो, क्या इस अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सभी ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करवाएंगे ये? अगर इस अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म उनको फूड प्रोवाइड करा रहे हैं तो किंगडम प्लांटी के ऑल मेंबर्स आर प्रोड्यूसर्स। अरे क्या होंगे? प्रोड्यूसर्स। अगर हम फंजाई के मेंबर्स की बात करें, मेंबर्स क्या करते? क्या बच्चे आउटसाइड द सेल डाइजेशन करते? आउटसाइड द सेल क्या करते हैं? डाइजेशन। आवाज आ रही है सही? हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके, जिसके भी नहीं आ रही है अपना कनेक्शन चेक करें। वो फंजाई, फंजाई के मेंबर्स को देखा जाए तो ये आउटसाइड द सेल क्या करते हैं? डाइजेशन। अगर आउटसाइड द सेल डाइजेशन करते हैं तो फूड को क्या करते हैं बच्चे? डिकम्पोज, यानी कॉम्प्लेक्स से किस में कन्वर्ट करते हैं? सिंपल में। और जितना फूड ये बच्चे कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करते हैं वो सारे के सारे फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, यानी मैक्सिमम फूड का ये क्या करते थे? कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट कर देते। तो क्या डिकम्पोज करें? तो इनको क्या बोला जाएगा? डीकम्पोजर। क्या बोला जाएगा? डीकम्पोजर्स। तो ऑल किंगडम फंजाई मेंबर्स क्या रहेंगे? डीकम्पोजर्स। ध्यान से सुनते जाना, किंगडम फंजाई के सारे मेंबर क्या होंगे? डीकम्पोजर्स। किंगडम एनिमेलिया के मेंबर क्या है? जितना दे दिया जाए क्या उतना ठूस लेते हैं? कहने का मतलब क्या ऑल मेंबर कंज्यूमर है? अरे क्या है? ऑल मेंबर्स आर कंज्यूमर। तो ध्यान रखना, किंगडम प्लांटी के ऑल मेंबर्स क्या है? प्रोड्यूसर। किंगडम फंजाई के ऑल मेंबर्स क्या है? डीकम्पोजर। किंगडम एनिमेलिया के ऑल मेंबर्स क्या है? कंज्यूमर। याद रहेगा? लेकिन बच्चों अभी तक हमने ये नहीं देखा है कि किंगडम मोनेरा के अंदर कंज्यूमर डीकम्पोजर है या फिर प्रोड्यूसर है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमने ये नहीं देखा है कि यहाँ पे प्रोड्यूसर है या नहीं है, या फिर कंज्यूमर है या नहीं है, या फिर डिकम्पोजर है या नहीं है। क्या इनके अंदर भी देखना पड़ेगा? अरे बोलो। जब हम किंगडम मोनेरा में जाते तो किंगडम मोनेरा के अंदर कुछ मेंबर ऐसे होते जो बच्चों फोटोसिंथेसिस करते। अगर फोटोसिंथेसिस करते, सिंथेसाइज करते, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी किंगडम मोनेरा का मेंबर होता है। इसके अलावा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये भी बच्चों फोटोसिंथेटिक होते। अगर फोटोसिंथेटिक है तो ये ऑटोट्रॉप या हेटरोट्रॉप? ऑटोट्रॉप। तो क्या ये अदर को फूड प्रोवाइड कराएंगे? तो इनको क्या बोला जाएगा? प्रोड्यूसर्स। इसके अलावा किंगडम मोनेरा के अंदर बच्चों केमिकल की हेल्प से भी फूड सिंथेसाइज करने वाले होंगे। जो केमिकल से फूड सिंथेसाइज करते हैं क्या उनको कीमो ऑटोट्रॉप बोलते हैं? तो उनको नाम दिया जाएगा कीमोसिंथेटिक। क्या नाम दिया जाएगा? कीमोसिंथेटिक। तो कीमोसिंथेटिक हेबिट वाले भी आप लोगों को मिलेंगे किंगडम मोनेरा के अंदर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि किंगडम मोनेरा के अंदर कुछ मेंबर प्रोड्यूसर है? ऑल मेंबर तो प्रोड्यूसर नहीं है, कुछ मेंबर क्या है? प्रोड्यूसर। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा की बात की जाए तो बच्चों किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाइनोफ्लेजिलेट्स आते। डाइनोफ्लेजिलेट्स के अलावा डाइटम्स आते। डाइनोफ्लेजिलेट्स और डाइटम दोनों के दोनों फोटोसिंथेसिस करते। अगर फोटोसिंथेसिस करते तो अपना फूड क्या सेल्फ सिंथेसाइज करते? अगर अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज करते तो बताइए ऑटोट्रॉप या हेटरोट्रॉप? ऑटोट्रॉप। अगर ऑटोट्रॉप है तो क्या ये प्रोड्यूसर होंगे? तो क्या मैं बोल सकता हूं किंगडम मोनेरा में भी प्रोड्यूसर है, किंगडम प्रोटिस्टा में भी प्रोड्यूसर है, और किंगडम प्लांटी के तो ऑल मेंबर्स क्या है? प्रोड्यूसर। अगर हम बच्चे, अगर हमें बच्चे इनको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे? जब आप देखोगे तो एक यहां से लाइन स्टार्ट हो रही है प्रोड्यूसर की ओर जा रही है। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? जहां से भी ये लाइन निकलेगी ये लाइन रिप्रेजेंट करिए कि जिस जिस किंगडम के अंदर प्रोड्यूसर है, कौन कौन से किंगडम में प्रोड्यूसर है। क्या मोनेरा से स्टार्ट हो रही है? तो मोनेरा के अंदर प्रोड्यूसर। प्रोटिस्टा से गुजर रही है, प्रोटिस्टा में प्रोड्यूसर। और किंगडम प्लांटी के ऑल मेंबर क्या है? प्रोड्यूसर्स। अरे ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अगर आगे बात की जाए डिकम्पोजर की तो किंगडम मोनेरा की बात करें तो किंगडम मोनेरा में मोस्टली मेंबर होते हैं हेट्रोट्रॉप। मोस्टली मेंबर क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप। और हेट्रोट्रॉप के अंदर होते हैं डिकम्पोजर। कंज्यूमर नहीं होते किंगडम मोनेरा के अंदर, यानी किंगडम मोनेरा के अंदर मोस्टली मेंबर क्या रहते हैं? डिकम्पोजर। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर भी डिकम्पोजर है, उस डिकम्पोजर का नाम है स्लाइमोड्स। क्या नाम है? स्लाइमोड्स। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर भी डिकम्पोजर प्रेजेंट और किंगडम फंजाई के होल मेंबर क्या है? डिकम्पोजर।
तो बताइए कौन कौन से किंगडम के अंदर डिकम्पोजर? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, यस और नो? किंगडम मोनेरा, इस किंगडम मोनेरा के अंदर बच्चों कंज्यूमर होते हैं एब्सेंट। अगर कंज्यूमर एब्सेंट है तो किंगडम प्रोटिस्टा में चलते। किंगडम प्रोटिस्टा, इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कंज्यूमर्स प्रेजेंट रहते। और कंज्यूमर्स आप लोगों ने पढ़ रखा है, प्रोटोजोवंस नाम सुना है क्या? प्रोटोजोवंस के कुछ मेंबर क्या होते हैं बच्चे? कंज्यूमर होते हैं। और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही आते हैं प्रोटोजोवंस। अगर प्रोटोजोवंस किंगडम प्रोटिस्टा में ही आते हैं और उनके अंदर कंज्यूमर है तो मैं बोलूंगा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कंज्यूमर प्रेजेंट है। और बच्चों और कौन से किंगडम के अंदर कंज्यूमर प्रेजेंट है? एनिमेलिया। तो कौन कौन से किंगडम के अंदर आप लोगों को कंज्यूमर मिलेंगे? प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया। तो हम लाइन कहां से स्टार्ट करें, प्रोटिस्टा से या मोनेरा से? प्रोटिस्टा से। तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अरे किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कंज्यूमर। ठीक है जी, अरे क्लियर? अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ऊपर देखिए सारे ऑनलाइन वाले भी आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा और क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि बता दिया मैंने रिप्रोडक्शन का क्लास बनाई गई है, बार बार रिपीट मत करो, कोई जरूरत नहीं है, अब के बाद में नहीं बताऊंगा मैं। रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन कैरेक्टर इन्होंने यूज में लिया था क्लास बनाने के लिए, क्लासेज बनाने के लिए। जब आगे आप पढ़ोगे तो क्लासेज बनाने के लिए कैरेक्टर यूज में आएगा, क्या? रिप्रोडक्शन। समझिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा और क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि कौन सा किंगडम है जिसके अंदर प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर एंड कंज्यूमर तीनों प्रेजेंट है? कौन सा किंगडम है, ध्यान से सुनो, कौन सा किंगडम है जिसके अंदर प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर एंड कंज्यूमर तीनों प्रेजेंट है? किंगडम प्रोटिस्टा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बार बार। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा किंगडम है जिसके अंदर कंज्यूमर, सॉरी, कौन सा किंगडम है जिसके अंदर प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर प्रेजेंट रहते हैं दोनों? कौन सा किंगडम है जिसके अंदर प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर प्रेजेंट रहते हैं? क्या ओनली मोनेरा? मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, ओनली प्रोड्यूसर्स, ओनली प्रोड्यूसर्स कौन से किंगडम में प्रेजेंट है? ओनली प्रोड्यूसर्स प्लांटी। ओनली डिकम्पोजर्स किसमें? एंड ओनली कंज्यूमर्स एनिमेलिया। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन में ये बोला जाए कि डिकम्पोजर और डिकम्पोजर के कितने किंगडम है? डिकम्पोजर के कितने किंगडम है? अरे बता दो कितने? 3 है। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। आपसे पूछा जाए प्रोड्यूसर्स के कितने किंगडम है? 3। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कंज्यूमर्स, उन कंज्यूमर्स के कितने किंगडम है? 2। कौन कौन सा? प्रोटिस्टा एंड तो समझ में आया नहीं आया? अगला पॉइंट, आगे बच्चों हम बात करें कि किंगडम मोनेरा के अंदर किस किस को रखा था। किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स को रखा था। और प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन कौन आते? बैक्टीरिया आते। बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रू बैक्टीरिया का ग्रुप होता है उसको बोला जाता है यू बैक्टीरिया। तो बच्चों किंगडम मोनेरा का मेंबर है, क्या है? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको प्यार से बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया भी किस में आएगा? किंगडम मोनेरा। इसके अलावा एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी किसके अंदर आता है? मोनेरा। एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को भी किस में रखा गया? किंगडम मोनेरा। एक क्लास है जिसका नाम है एक्टिनोमाइसिडीज। एक्टिनोमाइसिडीज के जो मेंबर है उनके अंदर आता है फ्रेंकिया नाम। तो फ्रेंकिया भी कौन सा किंगडम का मेंबर है? मोनेरा। इसके अलावा बच्चों रिकेट्सिया, रिकेट्सिया और रिकेट्सिया भी एक ग्रुप है बैक्टीरिया का, वो भी किसके अंदर आता है? किंगडम मोनेरा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन आते? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं बच्चे डाइनोफ्लेजिलेट्स, नाम सुना है? डायटम्स आते हैं। इसके अलावा बच्चों यूग्लिनोइड्स आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स आते हैं, प्रोटोजोवंस आते हैं। क्या आते हैं? प्रोटोजोवंस। प्रोटोजोवंस के बारे में आप पढ़ चुके हो, अपन यहाँ पे बात नहीं करेंगे। उसके बाद में हम बात करें बच्चों किंगडम फंजाई की, तो किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई के अंदर टोटल 4 क्लास रखी गई है। कितनी क्लास? 4 क्लास। ऊपर ध्यान दे सारे। फर्स्ट क्लास का नाम है फाइकोमाइसिडीज, सेकंड क्लास का नाम है एस्कोमाइसिडीज, थर्ड क्लास का नाम है बेसिडियोमाइसिडीज, फोर्थ क्लास का नाम है बच्चे ड्यूटेरोमाइसिडीज। यानी टोटल कितनी क्लास रखी गई है? 4। उसके बाद में किंगडम प्लांटिस, किंगडम प्लांटी की बात करें तो किंगडम प्लांटी के अंदर टोटल उन्होंने 5 ग्रुप बनाए थे। कितने ग्रुप बनाए थे? 5। कौन कौन से? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जब बच्चों हम जिम्नोस्पर्म तक पहुंच जाएंगे, यानी यहां से स्टार्ट करके जिम्नोस्पर्म तक पहुंच जाएंगे, तो डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी? कंप्लीट।
एनिमेलिया के बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि किंगडम एनिमेलिया आप कंप्लीट पढ़ चुके हो। अरे बोलो। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि आर एच विटेकर है, उस आर एच विटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन के अंदर किसको कहां पे रखा, मैंने बता दिया। लेकिन बच्चों क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला की बात करते हैं। क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी है। कैसे है? यूनिसेलुलर एल्गी, और ये यूनिसेलुलर यूकेरियोट है। तो आर एच विटेकर ने, ध्यान से सुने, आर एच विटेकर अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स को कौन से किंगडम में रखा था? किंगडम प्रोटिस्टा। तो क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को भी आर एच विटेकर ने किंगडम प्रोटिस्टा में ही रखा था, यानी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा था अमीबा एंड पैरामीशियम के साथ में। इसके साथ में? अमीबा एंड पैरामीशियम के साथ में। अरे ठीक है, लेकिन पहले अर्ली क्लासिफिकेशन यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करेगा एनसीईआरटी में। अर्ली क्लासिफिकेशन के अंदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला इनको रखा गया था किंगडम प्लांटी के अंदर। इसके अंदर रखा गया था किंगडम प्लांटी। और अमीबा एंड पैरामीशियम को अर्ली क्लासिफिकेशन के अंदर रखा गया था किंगडम एनिमेलिया में। हेलो। अब देखो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर क्लेमाइडोमोनास मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है जी। जब हम पढ़ेंगे तो क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को बच्चे एल्गी में पढ़ेंगे। कहां पे पढ़ेंगे? एल्गी में। तो आप लोग बोलोगे कि सर आपने तो बोला था किंगडम प्रोटिस्टा में रखा था। हाँ मैं बोल रहा हूं, आर एच विटेकर ने तो क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा था, लेकिन आर एच विटेकर के जो जूनियर साइंटिस्ट थे उन्होंने बच्चे क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को ट्रांसफर कर दिया था किंगडम प्लांटी में। क्यों कर दिया था? उन्होंने बोला रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर आर मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कंपेयर टू सेलुलर कैरेक्टर। सेलुलर कैरेक्टर से भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। और जब उन्होंने रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को मैच किया तो क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला के रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर सिमिलर थे एल्गी से। किससे थे? एल्गी से। तो बच्चों इनको उठा के कहां ट्रांसफर कर दिया उन्होंने? एल्गी में। लेकिन जब भी अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर बात की जाए तो क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को कौन से किंगडम का मेंबर बताना है? प्रोटिस्टा। याद रहेगा बच्चों। वायरस, वायरोइड्स, प्रायोन्स, इनको आर एस विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं रखा, क्योंकि आर एस विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ कैरेक्टर्स यूज में लिए गए आपके सामने। उन कैरेक्टर्स के अंदर एक कैरेक्टर आपके सामने सेलुलर सेल स्ट्रक्चर, और बच्चों सेकंड है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यस और नो? अब देखिए सेल स्ट्रक्चर और सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल स्ट्रक्चर होना जरूरी है, तभी उसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और वायरस के अंदर कोई सेल नहीं होती। अगर सेल नहीं होती है तो उन्होंने बोला कि वायरस है, वायरस मेरे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो मैं मेरे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर वायरस को नहीं रखूंगा। अगर वायरस को रख दूंगा तो मेरे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या हो जाएगा? डीमेरिट। तो उन्होंने बच्चे वायरस, प्रायोन्स और वायरोइड्स है उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं रखा था। एक बच्चों होता है माइकोराइजा, नाम सुना है? माइकोराइजा कब बोलते हैं? जब हायर प्लांट्स की रूट के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लेता है कौन? फंजाई। तो बच्चों फंजाई एंड हायर प्लांट्स की रूट के बिटवीन अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो जाएगा तो क्या बोला जाएगा? माइकोराइजा। तो फिर आर एच विटेकर के सामने प्रॉब्लम ये थी कि माइकोराइजा को फंजाई में रखें या प्लांटी में रखें, क्योंकि वहां पे फंजाई भी था और क्या था? प्लांटी का मेंबर भी था। तो उन्होंने बोला ये कॉन्ट्रोवर्शियल ग्रुप है, और अगर कॉन्ट्रोवर्शियल ग्रुप है तो मेरे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं होगा। तो बच्चों माइकोराइजा को भी उन्होंने कोई से भी किंगडम के अंदर नहीं लिया था। उसके बाद में बात करें लाइकेन्स की। लाइकेन किसको बोला जाता है? अगर एल्गी एंड फंजाई के बिटवीन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है तो क्या बोला जाता है? लाइकेन। एल्गी है बच्चों किंगडम प्लांटी का मेंबर, और फंजाई तो आप जानते हो किंगडम फंजाई का मेंबर है। तो यहां पर भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल ग्रुप था। तो आर एच विटेकर ने बोला अगर कॉन्ट्रोवर्शियल ग्रुप है तो मैं मेरे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं रखूंगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर एच विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कौन कौन पार्ट नहीं है, तो आप बता सकते हो क्या? वायरोइड, वायरोइड्स, वायरस, वायरोइड, प्रायोन्स, इसके अलावा माइकोराइजा एंड लाइकेन्स। याद रहेगा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अब देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से आगे बढ़ने के लिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी, उस एनसीईआरटी की एक लाइन समझनी पड़ेगी। एनसीईआरटी दो मुझे। पेज नंबर 18 के ऊपर
पेज नंबर 18 के ऊपर फर्स्ट है ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वेयर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। यहां तक क्लियर है? अरे बोलो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आगे समझते जाना। फर्स्ट लाइन में बोला है ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वेयर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। किसके अंदर रखे गए? किंगडम मोनेरा। एंड द यूनिसेलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। यूनिसेलर यूकेरियोट्स को किस में रख दिया? किंगडम प्रोटिस्टा। फिर बोल रहा है किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को भी किस में रखा है? किंगडम प्रोटिस्टा। फिर इन ब्रैकेट लिख रहा है अर्लियर प्लेस इन एल्गी। पहले कहां रखा था? एल्गी में। किसने? टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करा है। विद इन प्लांट्स, किसके साथ में? प्लांट्स के साथ में। एंड बोथ हैविंग सेल वॉल। सेल वॉल रख रहे थे इसलिए इसको किस में रखा था? किंगडम प्लांटी में। फिर बोल रहा है विथ पैरामीशियम एंड अमीबा। जब विथ पैरामीशियम और अमीबा की बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है? प्रोटिस्टा की। फिर इन ब्रैकेट बोल रहा है विच आर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमेलिया विच लेक सेल वॉल। सेल वॉल इनके अंदर एब्सेंट थी तो पहले इनको कहां रखा रहा था? एनिमेलिया में। बोलो ये लाइन क्लियर है या नहीं है? अरे बोलो। थैंक यू बच्चों। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद में एक साइंटिस्ट और आए थे। उन साइंटिस्ट का नाम है कार्ल वोज। क्या नाम है? कार्ल वोज। कार्ल वोज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। हटा दो ना ये। अरे बोलो। कार्ल वोज, इनके क्लासिफिकेशन को बोला जाता है बच्चे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इसी को बोला जाता है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। डोमेन क्या होता है? सुपर किंगडम को क्या बोला जाता है? डोमेन। यानी किंगडम से भी कोई ऊपर है तो उसको क्या बोलेंगे? डोमेन। इन्होंने क्या किया देखिए, कितना अच्छा क्लासिफिकेशन दिया है, ध्यान से देख लो। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक कैरेक्टर लगाया और वो कैरेक्टर था ऑन द बेसिस ऑफ 16s rRNA सीक्वेंस। उन्होंने क्या किया? 16s rRNA की सीक्वेंस देखी बस, और 16s rRNA की सीक्वेंस देखी तो सबसे प्रिमिटिव सीक्वेंस मिली बच्चों उनको आर्की बैक्टीरिया में। इसके अंदर आर्की बैक्टीरिया। तो उन्होंने आर्की बैक्टीरिया का एक डोमेन बना दिया। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 16s rRNA की सीक्वेंस के बेसिस पे कितने डोमेन में बच्चे डिवाइड कर दिया? 3 डोमेन। फर्स्ट डोमेन का नाम आर्किया। अरे क्या नाम दिया? आर्किया। आर्किया नाम दिया। और उसके बाद में सेकंड डोमेन को नाम दिया उन्होंने बच्चे बैक्टीरिया। क्या नाम दिया था? बैक्टीरिया। और थर्ड डोमेन को नाम दिया था यूकेरिया। क्या नाम दिया? यूकेरिया। टोटल कितने डोमेन बनाए? 3। कुछ भी नहीं किया। जो किंगडम मोनेरा था उस किंगडम मोनेरा से आर्की बैक्टीरिया को बाहर निकाल दिया, और आर्की बैक्टीरिया को बाहर निकाल के उन्होंने एक डोमेन बना दिया। क्या बोला? आर्किया। और जितने भी किंगडम मोनेरा के मेंबर थे उनको क्या बोल दिया डोमेन के अंदर? बैक्टीरिया। और जितने भी यूकेरियोट्स थे उनको क्या बोल दिया? यूकेरिया। ठीक है। अब क्या किया आगे? आर्किया, उस आर्किया के अंदर बच्चों एक किंगडम बनाया, और इस किंगडम को नाम दिया किंगडम आर्की बैक्टीरिया। अरे क्या नाम दिया? किंगडम आर्की बैक्टीरिया। फिर बच्चों बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के अंदर भी एक किंगडम बनाया, और इस किंगडम को नाम दिया मोनेरा। क्या नाम दे दिया? मोनेरा। क्लासिफिकेशन देखो आप। उसके बाद में यूकेरिया के टोटल बच्चों 4 किंगडम बना दिए।
कितने किंगडम बना दिए? 4। कौन कौन से? एक किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा, वही कौन सा है? प्रोटिस्टा। एक किंगडम का नाम दिया फंजाई, एक किंगडम का नाम दिया प्लांटी, और एक किंगडम का नाम दे दिया एनिमेलिया। क्या बात है, कुछ भी नहीं किया। क्या ओनली आर्की बैक्टीरिया को बाहर निकाल के एक किंगडम बना दिया? क्यों बना दिया? क्योंकि आर्की बैक्टीरिया के अंदर 16S आरएनए की सीक्वेंस होती है प्रिमिटिव, सबसे प्रिमिटिव आर्की बैक्टीरिया में होती है, तो उसको निकाल के अलग से क्या बना दिया? ग्रुप, और अलग से एक डोमेन बना के उसका बना दिया किंगडम। अब बच्चों अगर ऐसे ही एक एक कैरेक्टर अप्लाई करते जाएंगे तो जितने ऑर्गेनिज्म है उतने किंगडम बनने के पूरे चांसेस हैं। अगर एक एक कैरेक्टर अप्लाई करेंगे तो एक एक कैरेक्टर तो डिफरेंट मिल ही जाएगा, तो जितने ऑर्गेनिज्म है उतने क्या बन जाएंगे? किंगडम। तो बताओ क्लासिफिकेशन सही है क्या? नहीं। अगर के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते जाएंगे तो जितने ऑर्गेनिज्म है उतने क्या बन जाएंगे? किंगडम। क्योंकि एक एक कैरेक्टर लगाएंगे तो बच्चों जितने ऑर्गेनिज्म होंगे उतने क्या बन जाएंगे। इसीलिए हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को फॉलो नहीं करते। हम जिस क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं वो कौन सा है? 5 किंगडम। अरे कौन सा है? 5 किंगडम। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम आर.एच. व्हिटेकर। टोटल कितने किंगडम है? 5। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है। अब देखो एक एक करके सभी किंगडम के बारे में बात करेंगे, और सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा। यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ये तो सुन लो। आप बोलोगे सर एनसीईआरटी में है ही नहीं, है कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। ये छुपा हुआ मतलब ये है कि डाइवर्सिटी के अंदर स्टार्टिंग में चैप्टर में नहीं है, पीछे ऐड किया गया एनसीईआरटी में। पीछे की तरफ ऐड किए जाते हैं ना कुछ पॉइंट, उनमें मिलेगा आपको। अब छोड़ो, अब ढूंढो मत, एक बार इधर ध्यान दो। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू 6 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट्स के कितने किंगडम बनाए गए? प्रोकैरियोट्स के कितने किंगडम बनाए गए? 2। कौन कौन से? आर्की बैक्टीरिया एंड मोनेरा, ठीक है। यूकैरियोट्स के कितने किंगडम बनाए? 4। याद है आपको? अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे कि 3 डोमेन क्लासिफिकेशन के अंदर यूकैरियोट्स के कितने डोमेन बनाए? यूकैरियोट्स के कितने डोमेन बनाए? 1। और डोमेन का नाम क्या है? यूकेरिया। प्रोकैरियोट्स के कितने डोमेन बनाए? 2। कौन कौन सा? आर्किया एंड बैक्टीरिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स दिख रहा है बराबर? हेलो, ठीक है। आवाज भी अच्छे से आ रही है ना? बढ़ाने की जरूरत तो नहीं है। शाम को भी अपनी क्लास है ना, भूल मत जाना। चलिए आगे बात करते हैं, किंगडम स्टार्ट करते हैं, और किंगडम का नाम है मोनेरा। आपको जब सेल बायोलॉजी पढ़ाई थी तो एक पॉइंट बोला था वहां पे कि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आपको बताया जाएगा किंगडम मोनेरा में। बोला था क्या? आज वो टाइम आ गया है। चलो सुनो फिर। मोनेरा, आप तो मुझे बताइए किंगडम मोनेरा, इस किंगडम मोनेरा के अंदर किसको रखा गया है? क्या प्रोकैरियोट्स को रखा गया है? अरे किसको रखा गया है? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स को रखा गया। और प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं? क्या बैक्टीरिया होते हैं? अरे कौन होते हैं? बैक्टीरिया। तो बच्चे किंगडम मोनेरा के ओनली एंड ओनली मेंबर कौन होंगे? तो बोला जाएगा बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर कौन है? बैक्टीरिया। याद रहेगा। अब बच्चों हमें अगर किंगडम मोनेरा के बारे में डिटेलिंग लेनी है तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। और प्रोकैरियोट्स के बारे में जानकारी लेनी है तो क्या प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी? अरे बोलो। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स जानने जा रहे हैं किसके? प्रोकैरियोट्स के।
तो मैं बोलूंगा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानने जा रहे हैं। अरे किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक सेल। बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल या फिर बोलूं प्रोकैरियोट्स है। उन प्रोकैरियोट्स के अंदर जब हम देखेंगे तो बाउंड्री प्रेजेंट रहेगी। बाउंड्रीज के अंदर सेल वॉल होती है और क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट जो कवरिंग रहेगी उस आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोला जाएगा बच्चे? सेल वॉल। अरे क्या बोलेंगे? सेल वॉल। और आपको मैंने पहले से ही समझा रखा है, जब भी सेल की स्टडी करेंगे तो कहां से कहां करेंगे? आउटर टू इनर साइड या इनर टू आउटर साइड? आउटर टू इनर साइड। सेल वॉल है, उस सेल वॉल की बात की जाए तो ये सेल वॉल बच्चों प्रोकैरियोट्स के अंदर बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से। नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, साथ में क्या होगा? ग्लाइकेन्स। ग्लाइकेन्स किसको बोला जाता है? पॉलीसेकेराइड को। याद है क्या? तो बच्चों पेप्टाइडोग्लाइकेन को एक और नाम दिया जाता है और बोला जाता है म्यूरिन। क्या बोला जाता है? म्यूरिन। जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, इस पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर मिलेगा क्या क्या? पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर मिलता है बच्चे ग्लूकोज। ग्लूकोज के अलावा इसके अंदर मिलता है बच्चे मेनोज। नाम सुना है क्या? और मेनोज के अलावा इसके अंदर मिलता है बच्चे गैलेक्टोज। क्या मिलता है? गैलेक्टोज। और बच्चों मिलेंगे इसके अंदर अमाइनो एसिड्स। क्या मिलते हैं? अमाइनो एसिड्स। जब अमाइनो एसिड मिलते हैं तभी तो क्या बनेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। हेलो। और जब बच्चों ये सब अमाइनो एसिड ये शुगर ऐड यानी आपस में अटैच हो जाती है तो कुछ कंपाउंड बनते हैं। एक कंपाउंड को बोला जाता है बच्चे नाग और दूसरे कंपाउंड को बोला जाता है नाम। नाम सुना है क्या? नाग और नाम सुना है? नाग, उस नाग की फुल फॉर्म क्या होती है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। बच्चों नाम की फुल फॉर्म क्या होती है? एन म्यूरामिक एसिड। क्या होती है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अब इधर ध्यान देंगे, जो बच्चे नाग और नाम है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है। कहां प्रेजेंट रहता है? बैक्टीरिया की सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है और नाग और नाम के बिटवीन रहती है क्रॉस बॉन्डिंग। क्या रहती है? क्रॉस बॉन्डिंग। यानी यहाँ पे नाम है तो यहाँ पे क्या होगा? नाग। और यहाँ पे बॉन्डिंग रहेगी। फिर यहाँ पे आगे ये नाग है तो यहाँ पे क्या रहेगा? नाम। नाग नाम नाग नाम ऐसे रहेगा। तो क्या क्रॉस बॉन्डिंग है? अरे बोलो। अब क्या करती है? एक ड्रग है, उस ड्रग का नाम है पेनिसिलिन। क्या नाम है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन और पेनिसिलिन बच्चों बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर एक्ट करती है। कहाँ एक्ट करती है? सेल वॉल। सेल वॉल पे एक्ट करके नाग और नाम के बिटवीन जो बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग को करती है ब्रेक। तो पेनिसिलिन आई और पेनिसिलिन आते ही नाग और नाम के बिटवीन बॉन्डिंग है उसको करेगी बच्चे ब्रेक। खच, खच, खच। सारी जितनी भी बॉन्डिंग है उसको उड़ा देगी। अगर बॉन्डिंग उड़ गई तो बच्चे जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो प्रोटेक्टिव लेयर क्या हो जाएगी? डैमेज। तो फिर बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया के ऊपर डब्ल्यूबीसी करेगा अटैक और अटैक करते उसकी क्या हो जाएगी? डेथ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर एक्ट करने वाली कौन सी एंटीबायोटिक है? तो क्या देना आंसर? पेनिसिलिन। कई बार ये पूछा जाता है कि पेनिसिलिन और पेनिसिलिन बैक्टीरिया के ऊपर कहां एक्ट करती है? तो क्या देना आंसर? सेल वॉल। अरे ठीक है। अब देखो सभी बैक्टीरिया के अंदर या फिर बोलो सभी प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती बच्चों, कुछ एक्सेप्शन भी है। और एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन के अंदर सबसे बड़ा एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा। क्या है बच्चे? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, इस माइकोप्लाज्मा के अंदर बच्चों सेल वॉल रहती है एब्सेंट। सेल वॉल क्या रहेगी? एब्सेंट। तो याद रखना है माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहेगी, रिमेनिंग के अंदर क्या रहेगी बच्चे? प्रेजेंट। सेल वॉल के बाद में बच्चों बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो सेकंड जो बाउंड्री आती है वो क्या आती है? सेल मेम्ब्रेन। आपको मैंने बता रखा है कि सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल होती है, यस और नो? अगर यूनिवर्सल होती है तो क्या सभी के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो? और अगर सभी के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी तो बच्चों प्रोकैरियोट और प्रोकैरियोट के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी और वो बनी रहेगी लिपिड एंड प्रोटीन से। अगर लिपिड एंड प्रोटीन से बनी हुई है तो क्या मैं बोल सकता हूँ लाइपोप्रोटीन से बनी हुई है? अरे किससे बनी हुई है? लाइपोप्रोटीन से। बच्चों जब हम प्रोकैरियोट्स के अंदर देखते हैं तो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बिटवीन एक स्पेस प्रेजेंट रहता है। नाम सुना है क्या आप लोगों ने कि सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बिटवीन स्पेस प्रेजेंट रहता है? शायद सुना होगा आपने लाइसोसोम के अंदर। उस स्पेस को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। ये तो क्या है? सेल वॉल। और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन।
इन दोनों के बिटवीन स्पेस क्या है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अरे कौन सा स्पेस है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं जो बच्चे कॉम्प्लेक्स फूड है या फिर कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसका क्या कर देते हैं? डाइजेशन। क्या कर देते हैं? डाइजेशन। तो ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस डाइजेस्टिव क्या रखता है बच्चे? डाइजेस्टिव एंजाइम। अगर डाइजेस्टिव एंजाइम रखता है तो बताइए करें यूकेरियोटिक सेल के अंदर, तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम रखने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होती है? क्या होती है? यूकेरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं। यूकेरियोटिक सेल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? लाइसोसोम। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम रखने के लिए स्ट्रक्चर कौन रिस्पॉन्सिबल? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो क्या बच्चों, पेरीप्लाज्मिक स्पेस एंड लाइसोसोम दोनों के दोनों क्या फंक्शन में सेम है? स्ट्रक्चर में सेम नहीं है, फंक्शन में सेम है। और अगर फंक्शन में सेम होंगे तो क्या यूज में लिया जाएगा? एनालॉग्स। तो हम बोलेंगे पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज एनालॉग्स टू लाइसोसोम। अरे ठीक है। उसके बाद में बच्चों साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। तो अगर साइटोप्लाज्म में देखेंगे तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे एब्सेंट। तो याद रखना है साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। अगर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट रहेंगे तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलेंगे? बोलो जरा। क्या ईआर मिलेगा? क्या गोल्जी बॉडी मिलेगा? क्या लाइसोसोम मिलेगा? क्या वैक्यूल मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट मिलेगा? अरे जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है उनमें से एक भी नहीं मिलेगा। पेरोक्सिसोम भी नहीं मिलेगा। पेरोक्सिसोम विदाउट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड। आप बोलोगे सर साइटोप्लाज्म में मिलेगा क्या? डीएनए मिलता है। क्या मिलता है? डीएनए। और बच्चों डीएनए क्या बनाता है? रीजन। जो डीएनए का रीजन है साइटोप्लाज्म में उसी को क्या बोला जाता है? इसका न्यूक्लियस। यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए का रीजन होता है उसी रीजन को क्या बोलते हैं बच्चे? न्यूक्लियस। अगर डीएनए रीजन को ही न्यूक्लियस बोल रहे तो बताओ इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस रहेगा या प्रिमिटिव न्यूक्लियस रहेगा? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव न्यूक्लियस है इसलिए इस न्यूक्लियस को बोला जाता है इंसिपिएंट न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। बच्चों जब हम देखेंगे तो डीएनए प्रेजेंट है, उस डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है जीन। अगर जीन प्रेजेंट है तो क्या ये न्यूक्लियस जीन बियरिंग स्ट्रक्चर है? अगर ये न्यूक्लियस जीन बियरिंग स्ट्रक्चर है तो इसको नाम दिया जाएगा जीनोफोर। क्या नाम दिया जाएगा? जीनोफोर। फोटो खींचो बाद में बताता हूं। न्यूक्लियस जो इनके अंदर प्रेजेंट रहता है वो न्यूक्लियस किसको बोला जाता है? पहली बात तो न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगी एब्सेंट। तो हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चे? एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगी। इसके साथ में बच्चों न्यूक्लियोलस है, और न्यूक्लियोलस भी रहता है इनके अंदर एब्सेंट। यानी दोनों एब्सेंट रहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए का रीजन है उसी को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस।
तो वो न्यूक्लियस प्रिमिटिव है। नहीं नहीं, सही एकदम। अगर प्रिमिटिव है तो उस न्यूक्लियस को बोला जाएगा इंसिपिएंट न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। अब देखो, ये अगर एक डीएनए का रीजन है और ये डीएनए का रीजन ही बच्चों न्यूक्लियस है, और अगर ये जीन बियर कर रहा है तो क्या जीन बियरिंग स्ट्रक्चर है? और बोलो, अगर जीन बियरिंग स्ट्रक्चर है तो इनके न्यूक्लियस को एक और नाम दे दिया जाएगा, जीनोफोर। क्या बोला जाएगा? जीनोफोर। जब बच्चों आगे जाके हम पढ़ेंगे तो ये जो डीएनए, ये डीएनए आगे जाके बनाता है क्रोमोजोम। अगर क्रोमोजोम बन रहा है और इस डीएनए के अंदर स्टोन प्रोटीन है एब्सेंट, जिस क्रोमोजोम के अंदर डीएनए विदाउट स्टोन प्रोटीन वाला हो, उस क्रोमोजोम को बोला जाता है फॉल्स क्रोमोजोम। क्या बोला जाता है? फॉल्स क्रोमोजोम। और जो डीएनए फॉल्स क्रोमोजोम बनाता है, उस डीएनए को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। यानी फॉल्स क्रोमोजोम बनाने वाला जो रीजन है वही एक्चुअल में क्या है? क्या न्यूक्लियस है? तो इसको नाम क्या दिया जाता है बच्चे? न्यूक्लियोइड। अरे क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड। इसके अलावा जब भी हम देखेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या फाइबर लाइक अपीयरेंस नजर आएगा? अरे बोलो, तो इसको एक और नाम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा फाइब्रिलर न्यूक्लियस। क्या बोला जाएगा बच्चे? फाइब्रिलर न्यूक्लियस। तो याद रखना है, प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लेना। इंसिपिएंट न्यूक्लियस, क्योंकि बच्चों सबसे प्रिमिटिव न्यूक्लियस है तो क्या बोला जाएगा? इंसिपिएंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डीएनए जेनेटिक रीजन है उसी को क्या बोला जा रहा है? न्यूक्लियस। और वो जीन बियर कर रहा है तो बोला जाएगा जीनोफोर। यहां पर जो डीएनए, वो डीएनए आगे जाके बनाता है क्रोमोजोम, और डीएनए के अंदर स्टोन प्रोटीन रहती है एब्सेंट। अगर विदाउट स्टोन डीएनए और क्रोमोजोम बनाता है फॉल्स क्रोमोजोम। तो फॉल्स क्रोमोजोम का जो रीजन है एक्चुअल में उसी को क्या बोल रहे हैं हम? न्यूक्लियस। तो फॉल्स क्रोमोजोम के रीजन को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड। जब हम देखेंगे तो इसके अराउंड कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, फाइबर लाइक अपीयरेंस रहेगा तो क्या बोला जाएगा? फाइब्रिलर न्यूक्लियस। बच्चों डीएनए कैसा होगा, डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होगी वो भी जान लेते। डीएनए रहेगा, और डीएनए रहेगा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए। कैसा रहेगा? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए। नेकेड क्यों बोला गया है बताइए? क्या मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो, या फिर विदाउट स्टोन है? विदाउट स्टोन। विदाउट स्टोन प्रोटीन है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? नेकेड। तो याद रखना, विदाउट स्टोन प्रोटीन है। ठीक है जी। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर आप लोगों को पहले से ही समझा दिया गया है। कहाँ पे समझाया गया था? कोई बात नहीं, एक बार और समझाता हूँ। बेटा ये काट देना। ये देखिए कितने स्ट्रेन है, क्या 2 है? अरे बोलो, ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होगी। और बच्चों अगर सर्कुलर फॉर्म में अरेंज है तो क्या डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर बोला जाएगा? और अगर इसमें स्टोन प्रोटीन एब्सेंट तो क्या बोलेंगे? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड। क्लियर है बच्चों? जब हम देखेंगे इनके अंदर क्रोमोजोम, तो ट्रू क्रोमोजोम रहते हैं एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रू क्रोमोजोम क्या होते हैं? एब्सेंट। ट्रू क्रोमोजोम एब्सेंट होते हैं तो मैं बोलूंगा इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं कौन से? फॉल्स क्रोमोजोम। फॉल्स क्रोमोजोम किनको बोलेंगे पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, वैसे तो फिर से रिपीट कर देता हूं। फॉल्स क्रोमोजोम उन क्रोमोजोम को बोलेंगे जो बच्चों डीएनए तो रखते हैं लेकिन डीएनए के साथ में स्टोन प्रोटीन क्या रहती है? एब्सेंट। यानी डीएनए रख रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? फॉल्स क्रोमोजोम। जो इनका फॉल्स क्रोमोजोम है उसके अगर कंपोनेंट देखें तो कंपोनेंट में क्या होगा? क्या बच्चों डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए होगा? अरे बोलो, क्या रहेगा? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए प्लस नॉन स्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन रहेगी? नॉन स्टोन प्रोटीन। नॉन स्टोन प्रोटीन और नॉन स्टोन प्रोटीन कौन सी रहेगी? लाइक पॉलीएमाइंस। कौन सी रहती है? लाइक पॉलीएमाइंस। तो याद रखना है फॉल्स क्रोमोजोम के कंपोनेंट क्या है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए प्लस नॉन स्टोन प्रोटीन लाइक पॉलीएमाइन। याद रहेगा? अब देखो, ट्रू क्रोमोजोम कब बोलेंगे? अपने क्रोमोजोम को क्या बोलते हैं? ट्रू। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बच्चों डीएनए के साथ में स्टोन प्रोटीन होती है, तो उस क्रोमोजोम को क्या बोला जाएगा? ट्रू। लेकिन यहाँ पे डीएनए के साथ में स्टोन प्रोटीन नहीं है। अगर डीएनए के साथ में स्टोन प्रोटीन नहीं है तो इस क्रोमोजोम को क्या बोला जाएगा? फॉल्स। क्लियर? आगे बच्चों और बात की जाए तो इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है राइबोसोम। क्या प्रेजेंट रहता है? राइबोसोम।
और राइबोसोम में कौन सा रहेगा 70S, और 70S हो चाहे 80S हो, राइबोसोम का फंक्शन क्या रहेगा प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। बच्चों किंगडम मोनेरा, इस किंगडम मोनेरा के एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स के अंदर हम कुछ एग्जांपल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। उनके अंदर सबसे पहला एग्जांपल यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, इस यू बैक्टीरिया की बात की जाए तो यू बैक्टीरिया किसको बोला जाता है, यू का मतलब होता है ट्रू। ट्रू बैक्टीरिया का जो ग्रुप रहेगा उसको क्या बोला जाएगा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के बाद में हम स्टडी करेंगे बच्चे ब्लू ग्रीन एल्गी को, जिसको आप क्या बोलते हो साइनोबैक्टीरिया। अरे क्या बोलते हो साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट बच्चों आएगा आपके सामने, वो आएगा माइकोप्लाज्मा। क्या पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा के बाद में हम पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया। ये सब अपने सिलेबस में है, तो इन बच्चों चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में एक क्लास है जिसका नाम है एक्टिनोमाइसिटीज। क्या नाम है एक्टिनोमाइसिटीज। तो इस एक्टिनोमाइसिटीज क्लास के बारे में यहीं पे बता देता हूं। एक्टिनोमाइसिटीज के मेंबर्स के अंदर कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर होती है बच्चे फिलामेंटस। कैसी होती है फिलामेंटस। ये देखो कैसी स्ट्रक्चर है, क्या फिलामेंट लाइक है, अरे बोलो फिलामेंट लाइक है, तो इसको क्या बोला जाएगा फिलामेंटस। फिलामेंटस है तो फिलामेंटस बच्चों एक एक्टिनोमाइसिटीज का मेंबर होता है। और इस फिलामेंटस का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आप सब जानते हो, क्या फ्रेंकिया है, अरे बोलो। और फ्रेंकिया क्या करवाता है, क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन, अरे बोलो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन किस में कराएगा, क्या नॉन लेग्यूम प्लांट में या लेग्यूम प्लांट में, अरे किस में नॉन लेग्यूम प्लांट्स में। याद है क्या, नॉन लेग्यूम प्लांट्स की रूट के अंदर नोड्यूल फॉर्म कौन करता है फ्रेंकिया। लेग्यूम प्लांट की रूट के अंदर नोड्यूल फॉर्म कौन करता है राइजोबियम। याद है, ये इंफॉर्मेशन एक्टिनोमाइसिटीज के आपको ध्यान में रखनी है। अब बच्चों हम डिटेलिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले जिस बैक्टीरिया की, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है यू बैक्टीरिया। यानी अब हम किसके बारे में बात करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। रिकेट्सिया भी नाम मिलेंगे, और भी नाम मिल रहे होंगे आपको, है ना। रिकेट्सिया भी होगा, क्लेमाइडिया भी होगा, है ना। आप लोगों को बस इनके बारे में ध्यान में रखना है। जो आपके सामने चार तो ये लिखे हैं और एक बच्चों ये क्लास लिखी है, इसके बारे में ध्यान रखना है। बाकी के बारे में ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सुनो पॉइंट, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले किसने बताया, हिस्ट्री समझ लेते हैं। यू बैक्टीरिया के बारे में बताया था सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है लीवेनहॉक। नाम सुना होगा, एवी लीवेनहॉक ने सबसे पहले बताया था। बच्चों एवी लीवेनहॉक लेंस बनाया करते थे। क्या बनाया करते थे लेंस। एक दिन वो लेंस को आगे पीछे करके देख रहे थे और उनके सामने पड़ा था रेनी वाटर। क्या पड़ा था रेनी वाटर। उस रेनी वाटर के अंदर उनको कुछ ऑर्गेनिज्म नजर आए। उन ऑर्गेनिज्म को उन्होंने बोला कि एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है, और उनको नाम दे दिया बच्चे एनिमल क्यूल। क्या नाम दे दिया एनिमल क्यूल। एक्चुअल में वो एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म क्या थे यू बैक्टीरिया। क्या थे बच्चे यू बैक्टीरिया। इसके बाद में एक दिन अपने फ्रेंड के टीथ स्कम के अंदर भी उन्होंने वैसा ही ऑर्गेनिज्म देखा जैसा किसके अंदर था वाटर में, रेनी वाटर में था। तो उन्होंने बोला कि ये भी क्या है एनिमल क्यूल। तो सबसे पहले बच्चों बैक्टीरिया को देखने वाले साइंटिस्ट कौन थे एवी लीवेनहॉक। तभी हम बोलते हैं कि लिविंग सेल को देखने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे एवी लीवेनहॉक। याद आया। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए बच्चे एफजे कॉन। एफजे कॉन ने बच्चे बैक्टीरिया टर्म दी थी, यानी बैक्टीरिया को बैक्टीरिया बोलने वाले साइंटिस्ट कौन है एफजे कॉन। उसके बाद में साइंटिस्ट आए ब्रेजे। ब्रेजे ने बच्चों लार्ज स्केल के अंदर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया था, और बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करके बैक्टीरिया का एक ग्रुप बनाया था प्रोसोफाइटा। कौन सा बनाया था प्रोसोफाइटा। प्रोसोफाइटा बच्चों एक ग्रुप बना के उन्होंने लार्ज स्केल के अंदर क्लासिफिकेशन किया, और क्लासिफिकेशन करके एक बुक के अंदर दिया था। बुक का नाम आपको मिलेगा डिटर्मिनेटिव ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, है ना। अगर हम बात करें तो इस बुक को बोला जाता है बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन, क्योंकि सबसे पहले बच्चे लार्ज स्केल के अंदर इन्होंने ही क्लासिफिकेशन दिया था। तो इसको क्या बोला जाता है बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। अब बच्चों बैक्टीरिया उन बैक्टीरिया को देखो, अब मैं लिखूंगा नहीं, जितनी भी चीजें वो समझाता जाऊंगा, क्योंकि लिखूंगा क्या लिखूंगा, इनमें लिखने वाली चीजें नहीं है। पॉइंट आएगा अपने आप में स्टार्ट हो जाऊंगा लिखना। ठीक है, जहां पे डाउट हो बोल देना।
बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को बच्चों यू बैक्टीरिया को सेप के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, और सेप के बेसिस पे 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया। कितने टाइप में? 4 टाइप। ये जो सेप्स है, सेप वाला पॉइंट भी आप लोगों को डाइवर्सिटी के अंदर नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सेल बायोलॉजी वाले में, सेल स्ट्रक्चर वाले पॉइंट में मिलेगा आपको सेप वाला पॉइंट भी। जब हम पढ़ेंगे सेप तो सबसे पहली सेप दी है कोकस, और इसी को बोला जाता है कोकाई। कोकस बच्चों सिंगुलर वर्ड है और कोकाई है प्लूरल वर्ड। अगर बैक्टीरिया की सेप स्पेरिकल शेप में होंगे, किस शेप में? स्पेरिकल शेप में। अगर स्पेरिकल शेप का बैक्टीरिया है तो क्या बोला जाएगा? कोकस या कोकाई। अब बच्चों आप लोगों को यहाँ पे अलग से एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बैक्टीरिया का नाम होगा उस नाम के अंदर कोकस छिपा रहेगा। जैसे डिप्लोकोकस निमोनी नाम होगा, इसके अंदर क्या कोकस वर्ड छिपा हुआ है? जब कोकस वर्ड छिपा हुआ है तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा है, कोकस या फिर कोकाई। लेकिन ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखना है कि कोकस और कोकाई की शेप कैसी होती है, कैसा होता है? स्पेरिकल, याद रहेगा। उसके बाद में बेसिलस और बेसिलाई। बेसिलस और बेसिलाई बच्चों रोड शेप का होता है। किस शेप का होता है? रोड शेप का। तो जो रोड शेप का बैक्टीरिया होगा यू बैक्टीरिया, उसको क्या बोला जाएगा? बेसिलस और बेसिलाई। आपको एक रोड शेप का बताया था, राइजोबियम, याद है क्या? इसके बाद में अगर हम बात करें बेसिलस और बेसिलाई के एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल में आएगा बच्चे बेसिलस। बेसिलस जीनस नाम लिखा हुआ मिलेगा। अगर बेसिलस जीनस नाम लिखा हुआ मिले तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कौन सा होगा? बेसिलस और बेसिलाई। एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, वो कौन सा है? इकोलाई। कौन सा बच्चे? इकोलाई। तो इकोलाई है, वो इकोलाई अलग से याद कर लेना, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। अगला है बच्चे स्पाइरुलम और स्पाइरुलाई। अगर स्पाइरल शेप के, कैसे शेप के हैं? स्पाइरल शेप। अगर स्पाइरल शेप के तो क्या बोला जाएगा? स्पाइरुलम और स्पाइरुलाई। और इनके अंदर भी आपको स्पाइरुलम, ठीक है जी। एक आप लोग अलग से याद करना चाहो तो कर सकते हो, ट्रिपोनिमा। कौन सा है? ट्रिपोनिमा। याद करो तो कर लेना, नहीं कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इकोलाई वाला याद रखना बेसिलस के अंदर, याद रहेगा। लास्ट आ रहा है बच्चे कोमा या विब्रियो। कोमा शेप का होगा तो क्या बोला जाएगा? कोमा या फिर विब्रियो। और विब्रियो, इस विब्रियो नाम से भी बच्चों आपके सामने आ रहा है विब्रियो कोलेरी, ठीक है। तो विब्रियो कोलेरी की शेप कैसी होती है? कोमा लाइक। कोमा जानते हो ना, कोमा लाइक होती है। अगर कोमा लाइक शेप है तो क्या बोला जाएगा? विब्रियो, ठीक है जी। फिर बच्चों बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को फ्लैजिला के बेसिस पे भी डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है। वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन आप लोगों को एक ही टाइप याद रखना है। अगर बैक्टीरिया की कंप्लीट बॉडी के ऊपर फ्लैजिला होंगे, कंप्लीट बॉडी के ऊपर अगर फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा तो उसको बोला जाएगा पेरीट्राइकस। नाम लिखा हुआ मिलेगा। कैसा है बच्चे? पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस की स्ट्रक्चर कैसी रहती है? जैसे ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की पूरी सरफेस के ऊपर क्या रहेंगे बच्चे? फ्लैजिला। अगर पूरी सरफेस पे फ्लैजिला है तो क्या बोला जाएगा? पेरीट्राइकस। और पेरीट्राइकस का एग्जांपल आप लोगों को मिलेगा बच्चे इकोलाई। मिल रहा है क्या? तो इकोलाई याद रखना अच्छे से। इसके अलावा साल्मोनेला टाइफी भी दिया होगा, रखो तो रख लेना, लेकिन इकोलाई तो जरूर याद रखना। इकोलाई अच्छे से याद रखना, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। फोटो खींचो। क्या पढ़ रहे हैं हम? क्या पढ़ रहे हैं? मोनेरा में क्या पढ़ रहे हैं? यू बैक्टीरिया। ये पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में पूछा जाता है क्या पढ़ा है? ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है पहले से ही। मोनेरा के अंदर क्या पढ़ रहे हैं? यू बैक्टीरिया। हो गई फोटोग्राफी। एक फोटो बना देता हूं मैं।
आपके सामने प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की स्ट्रक्चर बनाई गई है। यूकैरियोटिक फ्लैजिला की स्ट्रक्चर आपको पहले ही समझा चुके हैं। यूकैरियोट्स के अंदर फ्लैजिला भी प्रेजेंट रहता है, सीलिया भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर मोटिलिटी के लिए ओनली रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? फ्लैजिला। प्रोकैरियोट्स के अंदर सीलिया रहता है एब्सेंट। आपको मैंने पहले ही बता दिया है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक फ्लैजिला का फंक्शन सेम हो सकता है। दोनों का फंक्शन क्या है? लोकोमोशन प्रोवाइड करना। लेकिन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक फ्लैजिला की स्ट्रक्चर टोटली होती है डिफरेंट। यूकैरियोटिक फ्लैजिला 3 कंपोनेंट से बना होता है, बेसल बॉडी और क्या? शाफ्ट और क्या? रूटलेट। शाफ्ट, बेसल बॉडी और रूटलेट 3 कंपोनेंट से बना होता है। लेकिन हम बात करें प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला भी 3 कंपोनेंट से बना होता है, बेसल बॉडी, हुक एंड। दोनों के अंदर एक वर्ड सिमिलर आ रहा है, बेसल बॉडी। बच्चों जब बेसल बॉडी की बात करेंगे यूकैरियोटिक फ्लैजिला में, तो वहां बेसल बॉडी रहती है ट्यूबुलिन प्रोटीन, याद है क्या? माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे कोई ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं होती है। यहाँ पर आप देखोगे तो मिलेंगी रिंग्स। क्या मिलेगी बच्चे? रिंग्स। ठीक है जी। यानी कहने का मतलब ये होगा कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक फ्लैजिला दोनों के दोनों क्या है? डिफरेंट। इनके अंदर कोई सिमिलरिटी नहीं है, स्ट्रक्चर में तो कोई सिमिलरिटी नहीं। तो फिर समझ से प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला को डिटेल में। बच्चों प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला वो 3 पार्ट में डिवाइडेड। वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो कौन कौन सा? पहला पार्ट है उसको क्या बोल रहे हैं हम? बेसल बॉडी। अरे क्या बोल रहे हैं? बेसल बॉडी। सेकंड को क्या बोला जा रहा है? हुक। और थर्ड को क्या बोला जाएगा? फिलामेंट। तीनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बेसल बॉडी। बच्चों बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी इधर ही ध्यान रखना सारे। बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी कंप्लीटली एम्बेडेड रहता है किसके अंदर? सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल में। ये सेल वॉल है और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। बेसल बॉडी रोड लाइक स्ट्रक्चर रहती है। कैसी स्ट्रक्चर है? रोड लाइक। रोड लाइक स्ट्रक्चर है, रोड शेप स्ट्रक्चर है, और ये किसके अंदर? सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। याद रहेगा। अब देखो बेसल बॉडी है, इस बेसल बॉडी की बात करें तो बेसल बॉडी 2 टाइप की रिंग रखती है। एक तो बच्चे आउटर साइड प्रेजेंट रहती है, तो उसको बोला जाता है आउटर रिंग पेयर। क्या बोला जाता है? आउटर रिंग पेयर। एक बच्चों इनर साइड प्रेजेंट रहती है, तो इसको बोला जाता है इनर रिंग पेयर। आउटर रिंग पेयर है, उसके अंदर 2 रिंग मिलती है। एक रिंग को बोला जाता है एल और दूसरी को बोला जाता है पी। तो आउटर रिंग पेयर के अंदर कितनी बच्चों रिंग है? 2। कौन कौन सी है? एल एंड पी। इनर रिंग पेयर है, उस इनर रिंग पेयर की बात करें तो उसमें भी कितनी रिंग्स रहेगी? 2। एक को बोला जाएगा एस, दूसरी को बोला जाएगा एम। अब बच्चों आप बोलोगे सर इन रिंग पेयर का क्या यहाँ पे यूज है? आपकी सर के ऊपर बच्चों लगा हुआ है फैन, ऑनलाइन वालों के भी लगा होगा फैन है। उस फैन को हम जब भी चलाएंगे, ऑन करेंगे, तो क्या रोटेट होगा? रोटेट होता है तो क्यों हो पाता है? क्योंकि उसके अंदर बेरिंग्स लगे हुए या फिर बुश लगे हुए। बुश या बेरिंग्स की वजह से वो क्या हो रहा है? रोटेट। यहां पर भी ये जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला बच्चों मूवमेंट करवाता है, रोटेटरी मूवमेंट या फिर बोला जाएगा रोटेशनल मूवमेंट। जब ये रोटेशनल मूवमेंट करता है तो बेसल बॉडी, इस बेसल बॉडी को क्या करवाना होता है? रोटेट। अगर रोटेट करवाना होगा तो रिंग लगी रहेगी तो क्या इजीली रोटेट हो पाएगा? अगर रिंग नहीं लगी रहेगी तो रोटेट नहीं हो पाएगा। जैसे ये रिंग है और ये क्या है? बेसल बॉडी, तो ऐसे रोटेट होगा। अगर रोटेट होगा तो यहाँ पर भी क्या बच्चों? रोटेशन का मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर देखने को मिलेगा तो ये मूवमेंट कैसी करता हुआ मिलेगा? क्या रोटेशनल मूवमेंट करवाएगा? तो याद रखना है प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जब भी मूवमेंट करवाता है तो कैसी करवाता है? रोटेशनल। जब हम बच्चों बात कर रहे थे यूकैरियोटिक फ्लैजिला की, तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला कैसी मूवमेंट करवा रहा था? क्या अंडुलेटिंग? अरे कैसी करवा रहा था? अंडुलेटिंग। क्या वेव लाइक मूवमेंट करवा रहा था? याद कर लेना, सेल बायोलॉजी टेस्ट में आ रहा है 13 को, बैक पोर्शन में सेल बायोलॉजी आ रहा है। सुन लिया सभी ने? आगे प्लांट डाइवर्सिटी कंप्लीट आ रहा है, प्लांट डाइवर्सिटी कंप्लीट आ रहा है, सेल बायोलॉजी कंप्लीट आ रहा है। 2 चैप्टर और आ रहे हैं, मिनरल एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। मिनरल, मिनरल वाला आ रहा है, और उसके बाद में प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर आ रहा है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट नहीं आ रहा। कौन? प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर। कुछ ही आ रहा है पॉइंट।
तो याद रखने हैं बेसल बॉडी के लिए कौन कौन से पॉइंट। बेसल बॉडी क्या होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये कंप्लीटली एम्बेडेड रहेगी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन में। टू टाइप की रिंग रहेगी, एक आउटर रिंग पेयर और दूसरा इनर रिंग पेयर। ये जो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाई, ये बच्चों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बनाई है। कौन से बैक्टीरिया की? ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम का फ्लेजिला है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का फ्लेजिला है, वो दिखा है। नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल, और सेल वॉल की कितनी लेयर होती है? 2 लेयर, एक इनर और आउटर। इनर होती है वो बच्चों थिन होती है, आउटर होती है थिक। इनर बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से और आउटर बनी होती है लाइपोपॉलीसेकेराइड से, यानी लिपिड एंड पॉलीसेकेराइड से। अब देखो, जब हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करेंगे तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर बच्चों रिंग्स प्रेजेंट रहेगी, और कितनी रहेगी? 4। नजर आ रही है आपको? कौन कौन सी रिंग है बताओ जरा? क्या एस एंड एम एंड एल एंड पी? लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर आउटर रिंग पेयर रहता है एब्सेंट। अगर आउटर रिंग पेयर एब्सेंट रहेगा तो बच्चों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या इनर रिंग पेयर ही मिलेगा? और इनर रिंग पेयर कौन सा मिलेगा? एस एंड एम। तो बच्चों ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के अंदर कौन सी रिंग्स मिलती है कॉमनली? एस एंड एम। और एक्स्ट्रा में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर कौन सी मिलती है? एल एंड पी। बच्चों ये फिलामेंट पार्ट है और ये बेसल बॉडी पार्ट है। बेसल बॉडी एंड फिलामेंट को अटैच करने के लिए जो स्ट्रक्चर है कि उसको क्या बोला जाएगा? हुक। क्या बोला जाता है? हुक। और ये हुक है, उस हुक का बच्चों कुछ पार्ट है वो सेल वॉल के अंदर एम्बेडेड है। हुक का कुछ पार्ट किसके अंदर एम्बेडेड रहता है? सेल वॉल में। फिर से रिपीट कर देता हूं, बेसल बॉडी एंड फिलामेंट दोनों को अटैच करने के लिए स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोला जाता है? हुक। और हुक, उस हुक का कुछ पार्ट किसके अंदर एम्बेडेड रहता है? सेल वॉल में। बात करते हैं फिलामेंट। फिलामेंट बच्चों सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर है? सिलेंड्रिकल। ये फिलामेंट और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं कुछ प्रोटीन के मोनोमर। जो प्रोटीन के मोनोमर है, उन प्रोटीन के मोनोमर की बात की जाए तो प्रोटीन जो प्रेजेंट है उसका नाम है फ्लेजिलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है बच्चे? फ्लेजिलिन प्रोटीन। तो इसके अंदर कौन सी प्रोटीन रहती है बच्चे? फ्लेजिलिन प्रोटीन। फ्लेजिलिन प्रोटीन और फ्लेजिलिन प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। और ये फ्लेजिलिन प्रोटीन होती है बच्चे कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। अरे कैसी प्रोटीन होती है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। तो फिलामेंट है, उस फिलामेंट के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम क्या है? फ्लेजिलिन प्रोटीन। इस फ्लेजिलिन प्रोटीन के अंदर होते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। और जब कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये बेसल बॉडी क्या करता है बच्चे? अंदर से रोटेट। और जब रोटेट करेगा तो क्या मूवमेंट करवाएगा? रोटेशनल। अरे बोलो। जो ये बच्चों फ्लेजिलिन प्रोटीन के अंदर, फ्लेजिलिन प्रोटीन के जो मोनोमर होते, ये मोनोमर कैसे अरेंज होते? सबसे पहले बच्चों 4 आते हैं। कितने आते हैं? 4। और फिर 4 आएंगे। पहले तो कितने आए? 4। और फिर 4 आके अरेंज हो गए, यानी 4 + 4 के फॉर्म में आके क्या होते हैं? अरेंज। और अरेंज होंगे तो कैसे होंगे? स्पाइरली। कैसे अरेंज होंगे? स्पाइरली। स्पाइरली अरेंज होंगे। और जब स्पाइरली अरेंज होंगे तो स्पाइरली अरेंज होते जाएंगे तो क्या बच्चों स्ट्रक्चर रहेगी? और स्ट्रक्चर कैसी रहेगी? चारों तरफ तो प्रोटीन के मोनोमर प्रेजेंट रहेंगे, तो क्या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हो गई। और बीच के अंदर कुछ भी नहीं है तो क्या होलो है? अरे कैसी है? होलो। तो हम बोल सकते हैं फिलामेंट और फिलामेंट सिलेंड्रिकल होलो स्ट्रक्चर होती है। और ये सिलेंड्रिकल होलो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कौन करते हैं? प्रोटीन मोनोमर। और प्रोटीन मोनोमर का नाम क्या है? फ्लेजिलिन प्रोटीन। फ्लेजिलिन प्रोटीन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती है। और जब भी अरेंज होती है तो सबसे पहले कितने प्रोटीन के मोनोमर आएंगे? 4। और फिर आएंगे 4। और ये अरेंज होंगे कैसे? स्पाइरली। अगर स्पाइरली अरेंज होते जाएंगे तो स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी? होलो। कैसी बन जाएगी? होलो। ठीक है जी। ये क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। हो गया? ये जो स्ट्रक्चर लिए किसके लिए? ग्राम नेगेटिव। आपको ये भी बता दिया जाएगा थोड़ी देर में ग्राम नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है। ठीक है ना? थोड़ी देर का मतलब इवनिंग वाली क्लास में। अभी नहीं बताया जाएगा। कई पेज देखने लगे कहां पे ग्राम नेगेटिव। ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आपको, थोड़ा ही पढ़ाएंगे। चले आगे। चलो।
नेक्स्ट पॉइंट आता है पिलाई। पिलाई, पिलाई उस पिलाई का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों कुछ प्रोटीन मोनोमर, और ये भी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। पिलाई भी कैसी स्ट्रक्चर होती है? सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहेगी। और ये पिलाई होती है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। कैसी रहती है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सिलेंड्रिकल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर जो प्रोटीन मोनोमर प्रेजेंट रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं पाइलिन प्रोटीन। अरे कौन से? पाइलिन प्रोटीन। पाइलिन प्रोटीन के मोनोमर रहते हैं, और ये जो मोनोमर है ये मोनोमर्स बच्चे होते हैं नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। कैसे होते हैं? नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। आप मुझे बताइए, अगर नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है तो पिलाई, पिलाई क्या लोकोमोशन या मूवमेंट में हेल्प करेगा? तो बैक्टीरिया के अंदर पिलाई लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अब बच्चों, ये मैंने आपके सामने बनाया है बैक्टीरिया। क्या बनाया है? बैक्टीरिया। इसकी सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट रहती है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर और लोकोमोशन में काम में नहीं आ रही, उनको क्या बोला जाएगा? पिलाई। अब पिलाई को बच्चों लेंथ के बेसिस पे टू टाइप में डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया है लॉन्गर पिलाई, और दूसरे को क्या बोला गया है? शॉर्टर पिलाई। लॉन्गर पिलाई और शॉर्टर पिलाई दोनों के बारे में बात करते। पिलाई और पिलाई बच्चों, लॉन्गर पिलाई हो चाहे शॉर्टर पिलाई हो, फ्लेजिलस, फ्लेजिला से क्या होगा? छोटा। अरे फ्लेजिला से क्या होगा? छोटा। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? फ्लेजिला। यानी फ्लेजिला से स्मॉल होते हैं कौन? पिलाई। अब इसके अंदर जो लॉन्ग साइज का पिलाई दिख रहा है इसको क्या बोला जाएगा? लॉन्गर पिलाई। और बोलो क्या बोलेंगे? लॉन्गर पिलाई। और जो बच्चों स्मॉल साइज का है उसको क्या बोला जाएगा? स्मॉलर पिलाई। क्या बोला जाएगा? स्मॉलर पिलाई। यानी टू टाइप के पिलाई, एक तो कौन सा है? लॉन्गर, और दूसरा कौन सा है? स्मॉलर। अब बच्चों, लॉन्गर पिलाई, इस लॉन्गर पिलाई को बोला जाता है सेक्स पिलाई। क्या बोला जाता है? सेक्स पिलाई। और इसी को बोला जाता है बच्चे एप पिलाई। क्या बोला जाता है? एप पिलाई। इसको सेक्स पिलाई क्यों बोला जाता है? लिखो मत, इधर ध्यान दो सारे। सेक्स पिलाई क्यों बोला जाता है? क्योंकि लॉन्गर पिलाई ओनली प्रेजेंट होता है बच्चे, ओनली प्रेजेंट इन मेल। किसमें प्रेजेंट रहता है? मेल में। ओनली प्रेजेंट इन मेल, मेल बैक्टीरिया के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। तो ये बच्चे सेक्स को डिसाइड करता है कि मेल है या फिर फीमेल है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया है? सेक्स पिलाई। और जब आप आगे जाओगे तो एक फर्टिलिटी नाम का वर्ड आएगा। तो फर्टिलिटी फैक्टर रखने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है? मेल होता है। अगर फर्टिलिटी फैक्टर रखने वाला बैक्टीरिया मेल होता है तो फर्टिलिटी फैक्टर रखने वाले बैक्टीरिया के अंदर ही क्या मिलता है? लॉन्गर पिलाई। अगर लॉन्गर पिलाई मिलता है तो बच्चों उसको क्या बोल दिया जाएगा? एप पिलाई। अरे क्या बोल दिया जाएगा? एप पिलाई। बच्चों स्मॉलर को क्या बोल सकते हैं? क्या शॉर्टर पिलाई बोल सकते हैं? अरे क्या बोल सकते हैं? शॉर्टर पिलाई। इसके अलावा ये जो पिलाई है, पिलाई सभी, ये पिलाई है, पिलाई का फंक्शन। और अब पिलाई की बात करें शॉर्टर पिलाई की, तो शॉर्टर पिलाई सभी में मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया होना चाहिए पैथोजेनिक। कैसा होना चाहिए? पैथोजेनिक। पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन सा होगा? जो डिजीज कॉज करने वाला होगा। जो डिजीज कॉज बोला जाएगा पैथोजेनिक। तो अगर पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर ही प्रेजेंट है तो क्या इसको इन्फेक्टिव पिलाई बोल दिया जाए? अरे क्या बोल दिया जाए? इन्फेक्टिव पिलाई। इसी को बोला जाता है बच्चे फिम्ब्री। क्या बोला जाता है? फिम्ब्री। यानी शॉर्टर पिलाई को ही क्या नाम दिया जाता है? फिम्ब्री। हेलो, अब देखो आपके सामने मैंने लिखा है शॉर्टर पिलाई। ये शॉर्टर पिलाई ओनली किस में प्रेजेंट होगा? ओनली प्रेजेंट इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट रहेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। पैथोजेनिक है तो क्या मिलेगा? शॉर्टर पिलाई। और अगर लॉन्गर पिलाई मिल रहा है तो क्या बोलेंगे? मेल। फंक्शन क्या होता है? लॉन्गर पिलाई, इस लॉन्गर पिलाई का फंक्शन होता है हेल्प इन कॉन्जुगेशन। हेल्प इन कॉन्जुगेशन। जब हम आगे रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में एक क्या आएगा? कॉन्जुगेशन। उस कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है कॉन्जुगेशन के ड्यूरिंग। क्या बनती है? कॉन्जुगेशन ट्यूब। टू बैक्टीरिया के बिटवीन कॉन्जुगेशन क्या बनेगी? ट्यूब। उस कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन कौन करवाता है? लॉन्गर पिलाई। तो हम बोलेंगे कि कॉन्जुगेशन में क्या करवाता है? हेल्प। इसके बाद में अगर बच्चों हम बात करें शॉर्टर पिलाई की, तो शॉर्टर पिलाई का फंक्शन क्या रहेगा?
फंक्शन होता है इसका बच्चे अटैचमेंट। क्या होता है? अटैचमेंट टू रॉक्स इन स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग के अंदर अगर रॉक्स है, उन रॉक्स से अटैच करने के लिए कौन हेल्प करता है? सॉर्टर पिलर। इसके अलावा होस्ट टिश्यू है, उस होस्ट टिश्यू से भी अटैच करने में कौन हेल्प करता है? सॉर्टर पिलर। होस्ट का टिश्यू से अटैच करवाना है तो कौन करवाता है? सॉर्टर पिलर। हेलो, अब सुनो आगे पॉइंट। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा लॉन्गर पिलाइए शॉर्टर पिलाइए, क्या आप आंसर दे सकते हो? अरे बोलो, पक्का? चलो फिर पूछ लेता हूं, लगे हाथ। ये भी यहां पे बताना है लॉन्गर पिलाई और यहां पे बताना है शॉर्टर पिलाई। ठीक है, मैं बोल रहा हूं बैक्टीरिया मेल है। कैसा है? मेल। और साथ में पैथोजेनिक। बताइए क्या लॉन्गर पिलाई होगा? यस। शॉर्टर पिलाई? ठीक है। बैक्टीरिया मेल है और मेल के साथ में नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक नहीं है, क्या है? नॉन पैथोजेनिक। बताइए लॉन्गर पिलाई, शॉर्टर पिलाई। वेरी गुड। बैक्टीरिया फीमेल है, क्या है? फीमेल एंड पैथोजेनिक है। फीमेल एंड पैथोजेनिक है। बताइए लॉन्गर पिलाई? नहीं। शॉर्टर पिलाई? यस। बैक्टीरिया फीमेल है एंड बच्चे नॉन पैथोजेनिक है। कैसा है? नॉन पैथोजेनिक। बताइए शॉर्टर पिलाई, लॉन्गर पिलाई? ना तो लॉन्गर पिलाई होगा ना ही शॉर्टर पिलाई होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो आंसर दे दोगे? अगर आंसर दे दोगे तो पिलाई क्या हो गया है? कंप्लीट। तो याद रखना है पिलाई ये पिलाई लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। लॉन्गर पिलाई का फंक्शन होता है हेल्प इन कॉन्जुगेशन, और शॉर्टर पिलाई है ये बच्चे रॉक्स से अटैच करवाता, अटैचमेंट करवाना इसका फंक्शन है। तो इसको क्या बोला जाता है? फिमरी। 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि रॉक्स स्ट्रीमिंग है, स्ट्रीमिंग में रॉक से अटैच करवाने के लिए और होस्ट टिश्यू से अटैच करने के लिए बैक्टीरिया के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल होती है? वहां पे ना तो शॉर्टर पिलाई था ऑप्शन में, ना बच्चों लॉन्गर पिलाई था। वहां पे क्या लिखा हुआ था? फिमरी। तो याद रखना है क्या टिक करना है? फिमरी। 2015 में मिलेगा आपको। मिल गया ना? ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आया? अरे बोलो बच्चों। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं इवनिंग में। थैंक यू।